नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। उत्तराखंड से खबर है, जहां पिछले 24 घंटों में 5,654 नए मामले कोरोना के आए हैं और लगातार ये संख्या बढ़ रही है। पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 197 संक्रमितों की जान गई है। प्रदेश में ब्लैक फंगस का एक और मामला सामने आया है, यानी उत्तराखंड में कोरोना के जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं और ये बढ़ते हुए मामले शासन प्रशासन के लिए चुनौती को भी बड़ा कर रहे हैं। तो पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो 5,654 नए मामले कोरोना के आए, जबकि इन्हीं 24 घंटों में 197 लोगों की जान गई। तो प्रदेश में ब्लैक फंगस का भी एक मामला आया और अब इन पे लगाम लगाना, इस पे कंट्रोल करना एक बड़ी चुनौती है। तो उत्तराखंड में कोरोना का जो कहर है वो थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। लॉकडाउन के बावजूद, पाबंदियों के बावजूद जो स्थिति होनी चाहिए थी वो होती हुई दिखाई नहीं दे रही। और एक एक दिन में यहां 5,000, 6,000, 7,000 का जो आंकड़ा है वो आम हो चुका है। यानी आए दिन इस तरह की संख्या जो है वो सामने आ रही है और कोशिश ये है कि इस पर लगाम लगाई जाए, इस पर काबू पाया जाए। तो पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 197 संक्रमितों की जान गई। जितेंद्र पेटवाल हमारे संवाददाता इस पे ज्यादा जानकारी के साथ। जितेंद्र, उत्तराखंड की अगर बात करें कोरोना को लेकर तो क्या स्थिति बनी है, क्योंकि 5,000 से ज्यादा मामले 24 घंटे में आए? जी राजेश, उत्तराखंड की जो स्थिति है वो जस की तस है। घटने का नाम नहीं ले रहे हैं। संक्रमितों का जो आंकड़ा है बढ़ता ही जा रहा है और मौतों का जो सिलसिला है वो भी बदस्तूर जारी है। कल 24 घंटे की अगर बात करें तो 5,654 जो नए मामले हैं वो सामने आए हैं पूरे प्रदेश में और 197 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं इस संक्रमण के चलते। अल्मोड़ा में कल 339 मामले आए, जबकि बागेश्वर में 138 मामले आए, चमोली में 215 मामले आए, चंपावत में 42 मामले आए और देहरादून में सबसे ज्यादा 1423 मामले आए। हालांकि हरिद्वार में 464 मामले आए। इसके बाद नैनीताल दूसरे नंबर पर रहा, जहां 1037 मामले आए हैं और 482 मामले हैं। पिथौरागढ़ 246 है, रुद्रप्रयाग 51 है और टिहरी 405, उधम सिंह नगर 384 और उत्तरकाशी 428। अगर 13 जिलों की स्थिति देखें तो लगभग सभी जिलों में 100 का आंकड़ा हर रोज संक्रमितों का छू रहा है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्थिति बड़ी भयंकर है। मैदानी क्षेत्रों में हजारों में भी संख्या जा रही है, तो पहाड़ी क्षेत्रों में सैकड़ों में संख्या जा रही है। और पहाड़ी क्षेत्रों में तो अभी टेस्टिंग की इतनी सुविधा नहीं है। ये तो बहुत कम मार्जिन में अगर कोई टेस्ट करवा रहे हैं तो वो पकड़ में आ जा रहे हैं, नहीं तो वैसे पहाड़ों की स्थिति तो और भी भयावह है। पूरे के पूरे गांव संक्रमित हुए पड़े हैं, सबको खांसी जुकाम बुखार की शिकायत है। वहाँ कोई व्यवस्थाएं ऐसी नहीं है कि लैब में जाएं और अपना टेस्ट करा पाए। तो अगर स्थिति देखें तो इससे भी इतर है, काफी भयावह स्थिति है। हालांकि ये सरकारी आंकड़े हैं तो इसके मुताबिक भी स्थितियां अच्छी नहीं है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दूरस्थ क्षेत्रों में, पहाड़ों में जहां कोई टेस्टिंग नहीं हो रही है, जहां आदमी के कोई सैंपल लेने के लिए कोई टीम नहीं जा पा रही है, तो वो अगर आंकड़े जुड़ेंगे तो और भी भयावह स्थिति होगी। जी राजेश, ऐसे में जितेंद्र, अब यहाँ पे बड़ी चुनौती ये है कि जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पे चूंकि कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, वहां पे लगाम लगाना, वहां पे रोक लगाना एक बड़ी चुनौती है शासन के सामने, प्रशासन के सामने। बहुत बड़ी चुनौती है राजेश, क्योंकि उत्तराखंड की स्वास्थ्य सेवाएं ये पहले से भी लचर रही हैं और खासतौर पे पहाड़ी क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो पहाड़ी क्षेत्रों में स्वास्थ्य के नाम पे किन्हीं भी सरकारों ने अभी तक कोई विशेष काम नहीं किया है। जो भी पहाड़ी क्षेत्रों के लोग हैं वो निर्भर हैं प्लेन के अस्पतालों पर और हमेशा होता यही आया है कि वहां तो 20-20, 30-30, 50-50, 100-100, 150 किलोमीटर तक मरीज को पैदल गांव से लाया जाता है, तब उसको कहीं प्राथमिक उपचार हल्का मिल पाता है जिला मुख्यालय में। तो अभी स्थिति तो बड़ी खतरनाक है और चुनौती क्या, महा चुनौती शासन प्रशासन के सामने है। वो तो शुक्र है ऊपर वाले का कि वहाँ की आबो हवा भी ठीक है। आधे से ज्यादा लोग, जो उनकी इम्यूनिटी है वो स्ट्रांग है अपेक्षाकृत जो मैदानों में रहने वाले लोग हैं। तो इस वजह से संक्रमण तो है, लेकिन जान का जोखिम है वो उनकी स्वयं की इम्यूनिटी है और वहाँ की जो आबो हवा है वो एक प्रमुख कारण है। तो बाकी जो सरकार है वो तो राम भरोसे है। अगर आदमी जी गया तो जी गया और चला गया तो चला गया।
लेकिन ऐसी स्थितियों में जो है जो गाँव की हकीकत स्थिति है वो काफी चिंताजनक है। चलिए जितेंद्र, आप मेरे साथ बने रहिए, कुछ और खबरों पे आपसे अपडेट लूंगा। फिलहाल शुक्रिया। देहरादून से इस वक्त बड़ी खबर है, जहां कोरोना के मामलों में यानी मौत जो है वो छिपाने के मामले पर सरकार सख्त है और अस्पताल के सीएमएस और एमएस के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा अगर किसी ने ऐसा मामला छुपाया। निजी अस्पताल चूंकि कोरोना मरीजों की मौत के मामले छिपा रहे हैं, स्वास्थ्य सचिव अमित सिंह नेगी ने यह आदेश जारी किया है और अस्पतालों को मौत के आंकड़े ना छिपाने के निर्देश दिए गए हैं। संक्रमित मरीजों की मौत छिपाने वाले अस्पतालों के सीएमएस और एमएस के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। इस वक्त ये बड़ी खबर देहरादून से उत्तराखंड के लिहाज से, जहां पे अगर किसी ने आंकड़ों में घपलेबाजी की या छुपाया निजी अस्पतालों ने, तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जितेंद्र ज्यादा जानकारी देंगे। जितेंद्र, किस तरीके का आदेश है, क्या कुछ इसमें कहा गया है? जी देखिए, अभी पिछले दिनों एक मामला हरिद्वार का आया था और हरिद्वार में बाबा बर्फानी नाम का एक अस्पताल था जिसमें लगभग 45 से 46 मौतें हो गई थी और उस अस्पताल ने कोई भी रिकॉर्ड शासन प्रशासन को उपलब्ध नहीं कराया। बाद में जब किसी तरीके से शासन प्रशासन को भनक लगी तो जो कोविड के इंचार्ज थे उन्होंने हालांकि उनको नोटिस जारी किया है और ये बात कितना प्रमाणिक है इसकी जानकारी अभी ली जा रही है। लेकिन इसी मामले को देखते हुए अब मुख्यमंत्री ने काफी सख्ती से पूरे प्रदेश में ये चीज लागू कर दी है कि अगर कोरोना मौत छुपाने के मामलों में किसी भी अस्पताल ने लापरवाही बरती या कोताही बरती तो उसके जो अस्पताल के सीएमएस होंगे और जो उसके एमएस होंगे उनके खिलाफ बाकायदा मुकदमा दर्ज कराया जाएगा, जो भी संगत धाराएं कोविड एक्ट के अनुरूप होंगी। तो ऐसे में ये सरकार का बहुत बड़ा फैसला है। और यानी जितेंद्र, क्या इस तरह की गड़बड़ियां की जा रही थी निजी अस्पतालों की तरफ से? क्या आंकड़ों में घपलेबाजी हो रही थी? क्या मौत के आंकड़ों को छिपाया जा रहा था? जी, ये बात स्पष्ट हो पाई है कि हरिद्वार में जो बाबा बर्फानी अस्पताल है उसने 65 कोरोना मरीज की मौत का जो मामला था उसको छुपा के रखा है। वो जब बाद में खुलासा हुआ तो सरकार की नींद जागी और उसके बाद उनसे पूछताछ की गई। हालांकि वो जांच का विषय है, अभी जांच उसमें चल रही है और जो राज्य कोविड कंट्रोल रूम है उसमें पहले से ही सरकार ने स्पष्ट कर रखा है कि अगर आपके अस्पताल में एक भी मौत होती है तो उसकी तुरंत सूचना आपको राज्य कोविड कंट्रोल रूम को दी जानी चाहिए और उसके लिए पहले से ही या तो संक्रमित मरीज की मौत होने पे आपको 24 घंटे के भीतर ईमेल से राज्य कोविड कंट्रोल रूम को सूचित करना पड़ेगा। आप टेलीफोनिक सूचित कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था और यही सब देखते हुए जब हरिद्वार का मामला सामने आया और वो भी बहुत बड़ी संख्या में 65 कोरोना मरीज की मौत का जो आंकड़ा था वो शासन के पास उपलब्ध ही नहीं था। यानी अब ये तैयारी की गई है कि अगर किसी निजी अस्पताल ने आंकड़ों को छिपाया या घपलेबाजी की या गुमराह किया तो फिर चाहे डॉक्टर हो या फिर अस्पताल, उनके खिलाफ अब कार्रवाई होगी, मुकदमा होगा। जी, सरकार ने स्पष्ट कह दिया है कि जो अस्पतालों के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक और चिकित्सा अधीक्षक हैं दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। चलिए जितेंद्र, आप बने रहे मेरे साथ, कुछ और खबरों पे जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया। तो अस्पताल के सीएमएस और एमएस के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। निजी अस्पताल चूंकि कोरोना मरीजों के जो आंकड़े हैं मौत के वो छिपा रहे हैं और स्वास्थ्य सचिव अमित सिंह नेगी ने आदेश जारी किया है। यानी ऐसे अस्पताल जो आंकड़ों में घपलेबाजी कर रहे हैं, जो आंकड़ों को छिपा रहे हैं, उनके खिलाफ अब कार्रवाई होगी, मुकदमा दर्ज किया जाएगा। तो कई संकेत इस कई जगह से मिले जहां पे ऐसा लगा कि कुछ मामलों को छिपाया जा रहा है, आंकड़ों को छिपाया जा रहा है, घपलेबाजी उनमें की जा रही है, मौत के आंकड़ों को छिपाया जा रहा है, जिसके बाद शासन स्तर पे यह बड़ा कदम उठाया गया है। स्वास्थ्य सचिव ने आदेश जारी किया है कि अस्पतालों को मौत के आंकड़े ना छिपाने के इसमें निर्देश दिए गए हैं। तो कोरोना के मामलों में जो लिपापोती हो रही है निजी अस्पतालों द्वारा, जो आंकड़े छिपाए जा रहे हैं, जो मौत के आंकड़े छिपाए जा रहे हैं, उन्होंने अगर ऐसा किया तो फिर एमएस के खिलाफ, सीएमएस के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, मुकदमा दर्ज होगा। तो कोरोना के मामलों को लेकर शासन प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव है। पिछले कई दिनों में चूंकि कई ऐसे मुहिम चलाई गई जिससे कि कोरोना को कंट्रोल किया जा सके, कहीं पे लॉकडाउन,
कहीं पे रात्रि कर्फ्यू, कहीं बाजार खुलने और बंद होने का समय तय किया गया। ऐसे में अस्पतालों की जो लापरवाही है वो सामने ना आए, कोई डॉक्टर, कोई अस्पताल इस तरीके से आंकड़ों की कलाकारी ना करे, उसमें खेल ना करे, इसको लेकर कदम उठाए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। चमोली में बारिश और बर्फबारी हुई है और बारिश बर्फबारी के बाद मौसम में बदलाव देखा गया है। लगातार जिले में दोपहर बाद मौसम खराब हो रहा है और बदलते मौसम ने कुछ लोगों की परेशानियों को बढ़ा दिया है और कुछ लोगों को गर्मी से राहत दी है। पिछले कुछ दिनों से लगातार दोपहर के बाद मौसम जो है वो करवट ले रहा है, बदल रहा है और चमोली में बारिश और बर्फबारी कई जगह हुई है। मौसम में ठंडक है, तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। तो लगातार जिले में दोपहर बाद से ही मौसम खराब हो रहा है, मौसम ने करवट ली है। मौसम में ठंडक है, तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, गर्मी से राहत लोगों को मिली है। तो बारिश और बर्फबारी के बाद मौसम में बदलाव हुआ है और लगातार जिले में यह बदलाव जारी है। तो उत्तराखंड के कई इलाकों में चूंकि मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी किया था बारिश को लेकर, और वो अलर्ट कई जगह साबित होता हुआ भी दिखाई दे रहा है, सही होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। तो चमोली में बारिश और बर्फबारी हुई है और इसके चलते मौसम बदला है, तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। जो लोग हैं वो इस मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं, गर्मी से भी राहत मिली है। और पिछले कुछ दिनों से इस तरह का बदलाव मौसम में लगातार देखा जा रहा है। और मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत श्रीनगर पहुंचे हैं। सीएम ने कोविड कार्यों को लेकर यहां पे जायजा लिया और सीएम अपने एक दिवसीय भ्रमण पे यहां पे पहुंचे हैं। यहां उन्होंने कोविड-19 से बचाव और रोकथाम के लिए बेस अस्पताल का जायजा लिया। उन्होंने बेस अस्पताल श्रीकोट श्रीनगर और बिरला परिसर श्रीनगर में स्थापित 18 से 44 साल के कोविड वैक्सीनेशन सेंटर का भी निरीक्षण किया और ये परखा कि कहां पे किस तरह की तैयारियां चल रही हैं, कहीं कोई लापरवाही तो नहीं हुई, वैक्सीनेशन कितनी गति से चल रहा है, उसको और कितनी तेज किया जा सकता है। इसके अलावा कोरोना को लेकर क्या तैयारियां हैं, उसकी रोकथाम के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, अस्पतालों में क्या बंदोबस्त किए गए हैं, ऑक्सीजन की कहीं कमी तो नहीं, बेड की कोई किल्लत तो नहीं, मेडिकल स्टाफ की कोई कमी तो नहीं। इन तमाम बिंदुओं को भी परखा गया, देखा गया, समझा गया, जायजा लिया गया और आगे से निर्देश दिए गए कि लापरवाही ना बरतें, रणनीति बनाएं, मंथन करें और उसको अमल में लाएं। मंशा यही कि कोरोना के बढ़ते मामलों पर लगाम लगाई जा सके, उस पर रोक लगाई जा सके। लगा सकते हैं। यहाँ भी मैंने अभी बैठक में कहा, डीएम साहब को मैंने कहा इन लोगों को इनको हम लोग स्टेट में तो लगाए गए, वहां से भी भेज रहे हैं। 345 डॉक्टर अभी अभी हमने नियुक्त किए। अभी मैंने पूछा काका किसने ज्वाइन कर लिया, अधिकतर लोगों ने ज्वाइनिंग कर लिया, कुछ रह गए वो भी कर लेंगे। अभी हमने हाल ही में नियुक्ति की थी और वो नियुक्ति जो की है मैंने कोई ब्लॉक ऐसा नहीं छोड़ा से जाके डॉक्टर न गया। पहली प्राथमिकता मेरी वो थी। और उधर सीमांत धारचूला में कोरोना की रफ्तार जो है वो बढ़ रही है और केंद्रीय विद्यालय नेगालपानी में 50 बेड का कोविड अस्पताल बनाने की पेशकश की गई है, जिसके चलते तैयारियों के लिए उप जिलाधिकारी कार्यालय में सेना और विभागीय अधिकारियों की बैठक हुई। इसमें कुमाऊं कोट के सीओ प्रदीप ने बताया कि देश में हर विपदा के समय
सेना ने सीमाओं के साथ ही देश के नागरिकों को परेशानी से बचाने का काम हमेशा किया है। सीमांतवासियों को कोरोना का हाल में बचाने की भी बड़ी चुनौती है और इसमें भी लगातार कदम उठाया जा रहा है, काम किया जा रहा है। तो अस्पताल बनने से कोरोना मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी और सेना बनाएगी 50 बेड का कोविड अस्पताल ताकि लोगों को राहत मिल सके, वक्त पर इलाज मिल सके, कोई परेशान ना हो। बेड के लिए, ऑक्सीजन के लिए, अस्पताल के लिए, डॉक्टर के लिए वो तमाम बंदोबस्त इस अस्पताल में करने की तैयारी चल रही है। जैसा कि हम सबको विदित है कि देश में ये जो महामारी आई हुई है, जो कि पूरे विश्व में छाई है, कोविड-19 पैंडेमिक, इससे धारचूला तहसील भी अछूती नहीं है। आज इस वक्त करीबन 130 से ज़्यादा कोविड के एक्टिव केसेस धारचूला तहसील में मौजूद हैं और धारचूला के सीएमओ साहब के मातहत तकरीबन 8 या 10 के करीब कोविड डेथ केसेस धारचूला तहसील में रिपोर्ट किए जा चुके हैं। कोविड महामारी की बढ़ती हुई चीज़ को देखते हुए भारतीय सेना, जो कि हमेशा से देश की ऊपर जब भी कभी विपत्ति आई है, भारतीय सेना ने बढ़ चढ़कर उस विपत्ति का सामना किया है और देश की सीमाओं को सुरक्षित करते हुए भी देश में जब भी कोई रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन करने की आवश्यकता पड़ी है, भारतीय सेना ने हमेशा बढ़ चढ़कर उस कार्य को किया है। हाँ, कुमाऊं स्काउट के प्रदीप कुमार के द्वारा ये कहा गया कि जो है उनके द्वारा ऊपर से आदेश आया है कि रिमोट एरिया धारचूला में 50 बेड का एक हॉस्पिटल कोविड सेंटर बनाया जाए और उसमें कम से कम 10 बेड ऐसा हो जिसमें कि सारी फैसिलिटी हो, ऑक्सीजन वगैरह की। और इस संबंध में आज एक बैठक यहाँ पर जो है एसएसबी, ग्रेव, आईटीबीपी और एनएचपीसी और हमारे एमओआईसी डॉक्टर साहब के साथ हुई। तो उसमें जो है उनके द्वारा बताया गया कि कितना इक्विपमेंट दिया जाएगा और कितना जो है उनके द्वारा मैन पावर दिया जाएगा और क्या क्या सामग्री जो है वो हमसे अपेक्षा कर रहे हैं सिविलियन से। तो उसमें जो है यहाँ के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर जायसवाल से हमारी चर्चा हुई। और किच्छा कृषि उत्पादन नवीन गल्ला मंडी को कर्मचारियों ने पूरी तरह बंद कर दिया है, जिससे थोक कारोबार पूरी तरह ठप हो गया है, जिसके चलते मंडी से पूरी तरह मंडी में सन्नाटा पसरा रहा। इस दौरान फल सब्जी को लेकर किसानों को मंडी में घुसने नहीं दिया गया। जो किसान यहां पहुंचे थे और किसान अपनी सब्जी लेकर वापस लौट गए, जिससे किसानों में भारी नाराजगी रही। किसानों का आरोप है कि उनको मंडी सचिव ने उनके साथ बदसलूकी की, दुर्व्यवहार किया और वो परेशान होते हुए नजर आए। तो जो किसान यहाँ पे फल सब्जियां लेकर पहुंचे थे वो परेशान होते हुए नजर आए और उन्हें वापस लौटना पड़ा। मंडी की तरफ आए तो मंडी के गेट बंद था, किसान बाहर खड़े हुए थे। कुछ किसानों का माल था जो कि इन लोगों ने, हमारे मंडी समिति में गोस्वामी जी करके हैं और पवन जी थे, इन लोगों ने बात करी तो बोले आज मंडी बंद है, ना कोई आड़ती आएगा ना कोई किसान आएगा। तो किसान ही नहीं आएगा, आड़ती नहीं आएगा तो ये किसान लोग कहाँ जाएंगे। किसान लोगों के लिए सारा माल कच्चा माल होता है, सब बेकार हो जाता है। तो किसान काफ़ी देर खड़ा रहा, जब गेट नहीं खुला तो किसान अपने अपने घरों में माल लेके वापसी। जब गेट पे मैं आया मेरे को रोका गया कि आप कहाँ जा रहे हो। मैंने मेरे साथ मेरा माल, मेरे साथ उतार कर अपना माल उतारने आया हूँ। मेरा माल पड़ा, मैं इसको देखने जा रहा हूँ। वहाँ पे देखा तो कोई ग्राहक नहीं, तो मैंने भी क्यों बंद कर रखा है यहाँ पे। बोले कि ये तो एचएम साहब की कहने को बंद किया गया है। तो अब ये बताइए इसका कौन हर्जाना भरेगा? एचएम साहब भरेंगे, कौन भरेगा इसका? जब मेरा माल उतारा नहीं होता मंडी में, मैं खेत में तोड़ते ही नहीं। आप चल के देखिए तो हालत क्या है किसान का, तो बस सत्यानाश लगा पड़ा। खबर चमोली से है, जहां एक तरफ पूरे राज्य में कोविड कर्फ्यू चल रहा है, वहीं अवैध शराब का धंधा रुकने का नाम नहीं ले रहा। बता दें कि पुलिस ने तलाशी के दौरान मोहनखाल बैरियर पर एक व्यक्ति को 2 पेटी शराब के साथ गिरफ्तार किया है, जिस पर कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। 15 अप्रैल को थाना क्षेत्र मोहनखाल बैरियर पर एसआई देवेंद्र सिंह और चंडी प्रसाद द्वारा चेकिंग के दौरान
एक व्यक्ति कुलवीर सिंह सनौजीत सिंह निवासी ग्राम पोखठा पटवारी वृत्त शिमलासू तहसील पोखरी जनपद चमोली को 2 पेटी अंग्रेजी शराब को एक कार UK 11A 5965 में अवैध रूप से परिवहन करते हुए गिरफ्तार किया गया है, जिसके विरुद्ध थाने पर अभियोग दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। और देश भर में करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर है। बद्रीनाथ धाम के कपाट 18 मई को खुल जाएंगे। हालांकि देश में बढ़ते कोरोना को देखते हुए 4 धाम यात्रा स्थगित कर दी गई है। स्थानीय जिलों के निवासी भी मंदिरों में नहीं जा सकेंगे। देश भर के लाखों श्रद्धालु बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के वर्चुअली दर्शन कर सकेंगे। देवस्थानम बोर्ड इसके लिए जरूरी तैयारी शुरू कर रहा है। तो कोरोना के चलते चूंकि 4 धाम यात्रा को तो स्थगित कर दिया गया, लेकिन जो तय समय और तारीख है कपाट खुलने की वो उसी समय पर होंगे। और उत्तरकाशी में तस्करों के हौसले बुलंद है। जनपद में कीमती जड़ी बूटियों की अवैध तस्करी का मामला सामने आया है। जड़ी बूटियों की अवैध तस्करी के खिलाफ बड़कोट पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस ने दोनों के खिलाफ वन अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं पकड़ी गई अवैध जड़ी बूटी की कीमत करीब 2,50,000 रुपए बताई जा रही है। टिहरी में कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खाड़ी का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने CHC में ऑक्सीजन जनरेशन के लिए जो जनरेटर है उसके लिए चयनित जगह का भी निरीक्षण किया और देखा कि जहां पे व्यवस्था करनी है वो कैसा है। इसके अलावा भी उन्होंने कई दूसरी चीजों को लेके निरीक्षण किया, जायजा लिया, फीडबैक लिया। और उत्तराखंड राज्य के उत्तराखंड के राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी की हम बात कर रहे हैं। वो लगातार कोरोना काल में उत्तराखंड की मदद कर रहे हैं। ऐसे में सांसद द्वारा भेजी गई मदद अब आम जनता को मिलने लगी है। सांसद अनिल बलूनी के प्रयास से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लेकर एक ट्रक पौड़ी मुख्यालय पहुंचा। इस दौरान जिलाधिकारी विजय कुमार ने इसको रिसीव किया। श्री अनिल बलूनी जी द्वारा हम लोग को जो है 50 लाख रुपये का धनराशि का सामग्री क्रय करने का अनुमति दिया था। उसी धनराशि से हम लोगों ने 40 इक्विपमेंट्स क्रय किया है। उसमें से 10 इक्विपमेंट जो है वो 10 लीटर्स कैपेसिटी के ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स हैं, जो कि काफ़ी एडवांस इक्विपमेंट्स के रूप में हम उसको प्रयोग कर सकते हैं, ऐसे हैं। साथ में 30 इक्विपमेंट्स वो हैं जो 5 लीटर कैपेसिटी का ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स उन्होंने दिया हुआ है। साथ में उन्होंने एक 20 लीटर कैपेसिटी का एक काफ़ी एडवांस्ड एक कॉन्सेंट्रेटर अवेलेबल कराया है, जो कि एक ही समय में 10 से 12 बेड को अपनी सुविधा उपलब्ध करा सकता है।